फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी और आसानी से मिलेंगे और इससे हमें प्रोत्साहन भी मिलता है अच्छे और नए वीडियो लाने के लिए। धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसमें कोई कमी दिखे या कोई सुझाव देना हो तो कमेंट करें। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत, ब्रिटिश सर्वोच्चता और अधिनियम, बक्सर की लड़ाई, सहायक संधि, व्यापकता का सिद्धांत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1793, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1858 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1892 ईस्वी का अधिनियम, 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1919। इन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। सबके बारे में संक्षिप्त में परिचय दूंगा और आपको अगर पसंद आएगा, अगर कमेंट में लिखेंगे तो विस्तार में भी बताऊंगा। बक्सर की लड़ाई। बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला व मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। यही वह निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों को अगले 200 वर्षों के लिए भारत के शासक के रूप में स्थापित कर दिया। यह युद्ध अंग्रेजों द्वारा फरमान और दस्तक के दुरुपयोग और उनकी विस्तारवादी व्यापारिक आकांक्षाओं का परिणाम था। अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए कर्नाटक युद्ध, प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश सफलता के दौर को प्रारंभ कर दिया। सहायक संधि। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हस्तक्षेप की नीति को प्रारंभ किया और पूर्व में अपने अधीन किए गए शासकों के क्षेत्रों का प्रयोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं अर्थात भारतीय राज्यों को ब्रिटिश शक्ति के अधीन लाने के लिए किया। सहायक संधि हस्तक्षेप की नीति थी जिसका प्रयोग भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए किया गया। इस प्रणाली में यह कहा गया कि प्रत्येक भारतीय शासक को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना के रखरखाव और अपने विरोधियों से सुरक्षा के बदले में धन का भुगतान करना होगा। व्यापकता का सिद्धांत। व्यापकता का सिद्धांत एक साम्राज्यवाद समर्थक उपागम था जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इस सिद्धांत का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार वे राज्य जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था अपने शासन करने के अधिकार खो देते थे। साथ ही उत्तराधिकारी को गोद लेने पर भी उनके राज्य वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता था। सतारा 1848 ईस्वी, जयपुर 1849 ईस्वी, संबलपुर 1849 ईस्वी, बाहत 1850 ईस्वी, उदयपुर 1852 ईस्वी, झांसी 1853 ईस्वी, नागपुर 1854 ईस्वी ऐसे भारतीय राज्य थे जिनका डलहौजी द्वारा व्यापकता के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बंगाल के कुप्रशासन से उपजी परिस्थितियों ने ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की जांच हेतु बाध्य कर दिया। ब्रिटिश संसद ने पाया कि भारत में कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने की ज़रूरत है और इसी ज़रूरत की पूर्ति के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। यह एक्ट भारत के संबंध प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इस एक्ट का उद्देश्य व्यापारिक कंपनी के हाथों से राजनीतिक शक्ति छीनने की ओर एक कदम बढ़ाना था। बंगाल के कुप्रशासन से उपजी परिस्थितियों ने ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की जांच हेतु बाध्य कर दिया। इस जांच में कंपनी के उच्च अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों के दुरुपयोग के अनेक मामले सामने आए।
उस समय कंपनी वित्तीय संकट से गुजर रही थी और ब्रिटिश सरकार के समक्ष 1 मिलियन पाउंड के ऋण हेतु आवेदन भी भेज चुकी थी। ब्रिटिश संसद ने पाया कि भारत में कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने की ज़रूरत है और इसी ज़रूरत की पूर्ति के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने और कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन को अधिक सक्षम और उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने के लिए अगले 1 दशक के दौरान जांच के कई दौर चले और ब्रिटिश संसद द्वारा अनेक कदम उठाए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कदम 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया जाना था। यह एक्ट एक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि इसने कंपनी की गतिविधियों और प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार को सर्वोच्च नियंत्रण शक्ति प्रदान कर दी। यह पहला अवसर था जब कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटेन के अधीन क्षेत्र कहा गया। चार्टर अधिनियम 1793 ईस्वी में पारित चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र में मुंबई और मद्रास के गवर्नर को भी शामिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को खुले सागर तक बढ़ा दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिशों ने भारत पर शासन करने के विस्तारवादी नीति पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया और भारतीय लोगों के अधिकारों व संपत्ति को भी नियंत्रित करने लगे तथा न्यायालयों को अपने निर्णयों को स्वयं द्वारा निर्मित सामान्य संहिता के आधार पर नियंत्रित करने के लिए बाध्य किया। 1813 का चार्टर अधिनियम लंबे समय तक चले नेपोलियन युद्ध और महाद्वीपीय प्रणाली के क्रियान्वयन के कारण ब्रिटिश व्यापार में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। दूसरी ओर ब्रिटिश व्यापारी लगातार कंपनी व्यापार को सभी निजी व्यापारियों हेतु खोलने की मांग कर रहे थे। अतः उनकी मांगों को पूरा करने के लिए 1813 का चार्टर अधिनियम पारित किया गया। यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक ऐसा अधिनियम था जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को जारी रखा। इसे 1813 ईस्वी का ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम भी कहा जाता है। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति का परिणाम था ताकि इंग्लैंड में मुक्त व्यापार नीति के आधार पर बड़ी मात्रा में उत्पादित माल हेतु बाजार के रूप में भारत का उपयोग किया जा सके। अतः 1833 का चार्टर अधिनियम उदारवादी संकल्पना के आधार पर तैयार किया गया था। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक को ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट 1852 ईस्वी की सेलेक्ट कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। राजा मनमोहन राय की इंग्लैंड यात्रा और बॉम्बे एसोसिएशन व मद्रास नेटिव एसोसिएशन की याचिकाओं का परिणाम 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट था। इस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में मद्रास, बॉम्बे और बंगाल और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा 6 नए विधान परिषद के सदस्य नियुक्त किए गए। 1858 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम अगस्त 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित कर भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन का नियंत्रण ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया गया। यह 1857 के विद्रोह का परिणाम था। इस उद्घोषणा द्वारा भारत के लोगों को यह आश्वासन दिया गया कि जाति, रंग व प्रजाति आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय, जिसका अर्थ था सम्राट का प्रतिनिधि, कहा जाने लगा। 1861 का अधिनियम
भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का निर्माण देश के प्रशासन में भारतीयों को शामिल करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इस अधिनियम ने सरकार की शक्तियों और कार्यकारी व विधायी उद्देश्य हेतु गवर्नर जनरल की परिषद की संरचना में बदलाव किया। यह प्रथम अवसर था जब गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। इस अधिनियम ने सरकार की शक्तियों और कार्यकारी व विधायी उद्देश्य हेतु गवर्नर जनरल की परिषद की संरचना में बदलाव किया। 1892 ईस्वी का अधिनियम। ब्रिटेन की संसद द्वारा 1892 ईस्वी में पारित किए गए अधिनियम ने विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि कर उन्हें सशक्त बनाया, जिसने भारत में संसदीय प्रणाली की आधारशिला रखी। इस अधिनियम द्वारा परिषद के सदस्यों को वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट पर बहस करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 16 कर दी गई। इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसका निर्माण उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का पिता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इन सुधारों के माध्यम से पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत का प्रारंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1909 ईस्वी के अपने अधिवेशन में इस अधिनियम के अन्य सुधारों का तो स्वागत किया, लेकिन धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों की स्थापना के प्रावधान का विरोध किया। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह अधिकथित था कि यदि आधे भारतीय राज्य संघ में शामिल होने के लिए सहमत हैं तो भारत को एक संघ बनाया जा सकता है। इस स्थिति में उन्हें केंद्रीय विधायिका में दोनों सदनों में अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा, लेकिन संघ से संबंधित प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सका। इस अधिनियम में स्वतंत्रता की बात तो दूर, भारत को डोमिनियन का दर्जा देने की भी कोई चर्चा नहीं की गई थी, क्योंकि इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य भारत सरकार को ब्रिटिश सम्राट के अधीन लाना था। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारत में प्रांतीय द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें प्रांतीय विषयों को दो भागों आरक्षित और हस्तांतरित में बांटा गया था। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर अपने द्वारा मनोनीत पार्षदों के माध्यम से करता था और हस्तांतरित विषयों का प्रशासन निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता था। इन सुधारों द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बना दिया गया। इसमें से एक सदन को राज्य परिषद और दूसरे सदन को केंद्रीय विधानसभा कहा गया। दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था।